हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में सब पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे और ज्योमेट्री ऑलमोस्ट खत्म होने में है, अगली 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगी। बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे और वो सवाल आपको करने भी हैं और कोई डाउट आता है तो पूछना भी है। आज की क्लास में हम सर्किल शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ से भी सवाल आने की उम्मीद है, बट सर्किल से सवाल 100% आता है, तो सर्किल पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्किल आज की क्लास में हेडिंग लगा लीजिए वृत्त। वृत्त क्या होता है ये चीज सीखनी है, समझनी है। तो सर्किल का मतलब होता है वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त एक ऐसे बिंदु के लोकस को कहते हैं जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा बराबर हो। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ, यानी किसी बिंदु का पथ। तो एक ऐसे बिंदु का पथ, एक ऐसे बिंदु का पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी बराबर है हमेशा, ये एक ऐसे बिंदु का पथ है जिसकी इस बिंदु से दूरी हमेशा बराबर है। तो इस पथ को हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पथ को हम वृत्त कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसे बिंदु का पथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा बराबर है। चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, सब आर 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 है। ये जो निश्चित बिंदु होता है, ये जो निश्चित बिंदु होता है, इसको हम सेंटर कहते हैं। सर्किल का सेंटर हिंदी में कहते हैं केंद्र। ठीक है। और आर का मतलब होता है रेडियस। रेडियस मतलब की त्रिज्या। आर का मतलब होता है रेडियस यानी कि त्रिज्या, और ये जो गोल गोल बना हुआ है इसको हम कहते हैं वृत्त। ठीक है। देखो, तो आप इसकी डेफिनेशन एक बार समझ लो, मैंने लिखी हुई है कि सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट, वो क्या होती है? बराबर होती है। ये गिवन फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक है। उसकी दूरी ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस की बात हो रही है, ये डिस्टेंस ये आर है, इसको अपन रेडियस कहते हैं। हिंदी में कह रहे हैं त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या और सेंटर नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल। जैसे कि एक वृत्त है और इस वृत्त का मैंने कोई एक हिस्सा ले लिया, लाइक ये, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक आर्क है। हिंदी में इसको कहा जाता है चाप। हिंदी में इसको चाप कहते हैं। ठीक है। मैंने नाम भी दिया हुआ है कि सी डी इज एन आर्क। ठीक है। अब आर्क दो तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये सेंटर पे मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है, और एक आर्क था इस तरीके से था, और ये सेंटर पे ये कोण बना रहा था थीटा। ये थीटा मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 180 से बड़ा है, और ये थीटा मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 180 से छोटा है। तो जब थीटा 100, साइलेंट कर दीजिए ना, जब थीटा 180 से छोटा हो तो इसे हम माइनर आर्क कहते हैं। माइनर आर्क यानी कि लघु चाप। लघु चाप कहते हैं। और जब थीटा 180 से बड़ा हो तो हम इसे दीर्घ चाप कहते हैं। दीर्घ चाप कहते हैं। लिख लीजिए, एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल। CD एक आर्क है। माइनर आर्क ऑफ ए सर्किल इन द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ द सर्किल दैट लाई ऑन इनसाइड ए सेंट्रल एंगल। CD इज माइनर आर्क। ये मैंने माइनर आर्क बोली है। जहाँ एंगल थीटा 180 से छोटा हो वो माइनर आर्क है, और थीटा 180 से बड़ा हो तो उसे हम कहते हैं दीर्घ आर्क। ये दोनों बातें समझ आ गई? दोनों बातें समझ आ गई। माइनर आर्क और मेजर आर्क वाली बात पता लग गई? बोलो, क्लियर है सबको? अभी मैं वृत्त का बेसिक बता रहा हूँ कि वृत्त होता क्या है, और हर एक ये छोटी छोटी लाइनें लिखा पाना संभव नहीं है, इसीलिए लिख कर लाया हूँ। ठीक है। अब ये कह रहा है मेजर आर्क के बारे में लिखा हुआ है, मेजर आर्क ऑफ ए सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सर्किल दैट लाई
ऑन और आउटसाइड है सेंट्रल एंगल, बाहर है पॉइंट्स तो हम उसको कहते हैं कि वो मेजर आर्क है। देख लीजिए केंद्रीय कोण, सीधी सीधी बात समझ लीजिए, यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए मेजर आर्क के केस में, और माइनर आर्क के केस में जो सेंट्रल एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। बस इतनी सी बात काफी है। अगर 180 से छोटा होगा तो माइनर आर्क होगी, 180 से बड़ा होगा तो मेजर आर्क होगी। ठीक है। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल को हिंदी में कहते हैं वृत्तखंड। क्या है वृत्तखंड? देखो लिखा हुआ है chord PQ divides the circle in two parts, each part is called a segment of circle। जैसे कि ये जो PQ है इसे हम कहते हैं कि ये कॉर्ड है, इस लाइन को कहा जाता है कॉर्ड यानी कि जीवा, जीवा कहा जाता है। ठीक है, कॉर्ड। ये वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, आप देख रहे हैं एक ये पार्ट है और आप देख रहे हैं एक ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। जो मेजर आर्क द्वारा बना है वो मेजर सेगमेंट है, यानी दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और जो इधर बना है ये लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट। जो छोटे चाप पे बना है वो छोटा वृत्तखंड है, जो बड़े चाप पे बना है वो बड़ा वृत्तखंड है। यानी कि जीवा अगर हम खींचें किसी वृत्त में तो वो उस वृत्त को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जीवा उस वृत्त को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो पहले डायमीटर समझिए, डायमीटर होता क्या है? डायमीटर को हम हिंदी में कहते हैं व्यास। व्यास बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। इसे हम हमेशा d से डिनोट करेंगे, d बराबर 2r। ठीक है। तो जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल यही होती है, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा ये क्या होती है? डायमीटर होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही डायमीटर होती है, जो वृत्त को दो इक्वल भागों में बांटती है, सेंटर से पास करेगी, पासिंग थ्रू द सेंटर करेगी, वरना ऊपर खींचेंगे तो छोटी हो जाएगी। पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से गुजरती है, या पासिस लिख देना, थ्रू सेंटर, केंद्र से होकर गुजरती है। डिवाइड सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट्स। वृत्त को क्या है? दो बराबर भागों में बांटती है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, और इन भागों को आपस में हम क्या कहते हैं? सेमी सर्किल, अर्धवृत्तखंड। क्या कहते हैं इनको? अर्ध वृत्तखंड, सेमी सर्किल। इतनी सी बात अगर समझ आ गई तो आगे बढ़ेंगे। बताओ यहां तक सबको बात समझ आ गई? वृत्त क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, कॉर्ड्स क्या हैं, किस तरीके से वो डिवाइड करती हैं कॉर्ड्स को, ये सबको पता लग गया? नहीं, ये हमने सेगमेंट के बारे में बता रखा है कि सेगमेंट कंटेनिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। जो आपको पीछे मैंने कहा था कि जो बड़े चाप पर बनता है वो बड़ा खंड है, वृत्त का दीर्घ वृत्त खंड है, जो लघु चाप पे बन रहा है वो लघु वृत्त खंड है। बस इतनी सी बात मैंने बताई है। एक वृत्त के दीर्घ और लघु खंडों को एक दूसरे का वैकल्पिक खंड कहा जाता है। इन दूसरे को, इनको आपस में हम क्या कहते हैं? ठीक है, अब हम इनको आपस में क्या कहते हैं? एक दूसरे को अल्टरनेट सेगमेंट, आपस में एक दूसरे को इनको क्या कहते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। जब मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा सर्किल की, जब मैं कहूंगा कि वृत्त के एक ही खंड में, एक ही सेगमेंट में बने कॉर्ड बराबर होते हैं, तो आपको उस वक्त बताया नहीं जाएगा कि सेगमेंट क्या है, आपको खुद से समझना है। तो जो अभी मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं आपको कि एक ही सेगमेंट, डायमीटर, कॉर्ड, ये सब क्या होता है, इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे होंगे अभी,
तो वो जो बच्चे जितने भी हैं उनको ये चीजें नोट करनी है मेरे साथ साथ। चलिए ये बातें एक बार और देख लीजिए, जैसे कि ये एक वृत्त है, ओ इसका सेंटर है, ओ इसका सेंटर है, ओ। और अच्छे से एक बार समझ लीजिए इस बात को कि ओ सेंटर है, ओ बी बराबर ओ ए रेडियस होगी, ए बी एक डायमीटर होगा, व्यास होगा, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होगा, सी डी एक कॉर्ड है, एस आर एक छेदक रेखा है जो रेखा वृत्त को चीरती हुई चली जाती है, जैसे इसे हम क्या बोल रहे हैं, डायमीटर, डायमीटर बोल रहे हैं। ये जो रेखा छेदती हुई जा रही है इसको हम क्या कह रहे हैं, सेकेंट लाइन। ये सब वर्ड्स आपसे पूछूंगा मैं। छेदक रेखा जो वृत्त को इस तरीके से दो भागों में बांट रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, कॉर्ड जीवा। जो वृत्त को काटने की कोशिश तो कर रही थी बट छूती हुई चली गई, लाइक ऐसे, इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त की टेंजेंट स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ए बी इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, मैंने बताया है कि डायमीटर सबसे बड़ी जीवा होती है। यहां तक समझ गए तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी छोटी छोटी जो हम जानेंगे, साथ साथ सीखेंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं उतने अच्छे तरीके से आपको लिख के ला पाऊं। एक बात हमेशा पूछी जाती है और कही जाती है कि देयर इज ए वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब है कि तीन असंरेखीय बिंदु, ये असंरेखीय हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही रेखा में होंगे तो वृत्त नहीं गुजरेगा उनसे। तीन असंरेखीय बिंदुओं से केवल और केवल, केवल और केवल एक वृत्त गुजर सकता है। इसका लॉजिक समझिएगा ताकि याद रहेगी ये बात। एक वृत्त गुजर सकता है, तीन बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त गुजर सकता है। आप सोचो कि मैंने ऐसे तीन बिंदु लिए, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी, एक बिंदु सी। अब आपने इन तीनों को मिला दिया मान लेते हैं, तो आपको पता है इन तीनों बिंदुओं से होकर एक वृत्त जाता है, सर्कम सर्किल हम उसको कहते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि तीन बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त गुजर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कभी भी किसी भी ट्राइंगल का एक ही सर्कम सर्किल होता है, उससे ज्यादा नहीं। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एबीसी। अब एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा तक लंबवत जीवा को काटता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा तक लंब, ऐसे लिखिएगा, एक जीवा तक लंब, उसे दो भागों में बांटता है। करेक्ट करके लिखिएगा। ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या चीज आपको रटनी है और समझनी है वो देखिए। ये एक कॉर्ड थी, आपने इस कॉर्ड से सेंटर पे परपेंडिकुलर डाला, आप कह रहे हो बाइसेक्ट करता है। क्यों करता है भाई बाइसेक्ट? ये ओ है, ये बिंदु ए और ये बी। आपको मालूम है कि ये रेडियस होगी आर और आर, तो ओ ए बी क्या हो गया, ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हम और आप सब जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो मीडियन भी होता है, तो इसीलिए ये दो पार्ट में बंटता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डाल दूं तो वो मीडियन भी होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ओ भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें क्या आपको लिखना कैसे है, पॉइंट एक करके ऐसे लिख लेना कि ओ टी, ऐसे लिखना ओ टी अगर परपेंडिकुलर है ए बी पे, देन ए टी बराबर टी बी, ऐसे लिख लेना, ठीक है। और इसका ऐसे ब्रैकेट में ये भी कर देना कि वाइस वर्सा भी ट्रू है, वाइस वर्सा भी ट्रू है, वाइस वर्सा भी ट्रू है। आगे बढ़े। यहां तक किसी को दिक्कत आई है इस चीज को समझने में? इस पेज पे मैंने दो ही बातें बताई हैं। एक तो कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से, तीन अलग अलग बिंदुओं से जो कि एक रेखा में नहीं है, केवल और केवल उससे एक वृत्त गुजर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने ये बताई है
कि अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो भागों में बांटता है। ठीक है, ओ से हमने परपेंडिकुलर खींचा, ए बी पे क्या होता है, दो भागों में बांटता है, तो ए टी बराबर टी बी आ जाएगा। और उल्टा भी होगा कि अगर हमने सेंटर से कोई रेखा खींची है, अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं अगला पॉइंट है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर वृत्त के अंदर कोई दो जीवाएं हैं तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होती है। इसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे लाइक ये दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, ये ओ एम और एन। तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज को, हम कहेंगे कि इफ ओ एम बराबर ओ एन, अगर ये दोनों की सेंटर से दूरी बराबर है तो दोनों कॉर्ड बराबर होंगे ए बी बराबर सी डी। और हम नीचे लिख देंगे कि वाइस वर्सा भी ट्रू है। इसका मतलब है वाइस वर्सा ट्रू का मतलब क्या है कि अगर कॉर्ड बराबर है तो उनकी सेंटर से दूरी भी बराबर होगी। तो आपने देखा कि ओ एम बराबर ओ एन, तो ए बी बराबर सी डी, वाइस वर्सा भी ट्रू है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी कि अगर ये कॉर्ड हैं दो ए बी और सी डी और ये एंगल है अल्फा और बीटा, तो हम ये कहते हैं कि अगर दो कॉर्ड बराबर हैं, इफ ए बी बराबर सी डी, अगर ये दो कॉर्ड बराबर हैं ए बी बराबर सी डी, तो हम कहते हैं कि अल्फा बराबर बीटा होगा। और इसका भी वाइस वर्सा ट्रू है, वाइस वर्सा ट्रू। तो यहां से इस पेज से हमने दो बातें सीखी। पहली ये कि अगर कोई दो जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हैं तो वो आपस में भी बराबर होंगी, या फिर अगर कोई दो जीवाएं बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज हमने सीखी, अगर कोई दो जीवाएं बराबर हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी, या फिर अगर कोई दो जीवाएं सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं तो वो आपस में बराबर भी होंगी, ये चीज हमने सीखी। तो ये दो चीजें हमने सीखी, इन दोनों चीजों में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए फटाफट। पहले अगला पॉइंट देख रहे हैं, अगला पॉइंट आपने ट्राइंगल में भी पढ़ा था। बच्चों के रिप्लाई एक बार कर दीजिए कि इफ ए कॉर्ड सबटेंड्स 2 थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इट विल सबटेंड थीटा एट सर्कमफ्रेंस। आपने एक चीज पढ़ी थी, आज दोबारा पढ़ रहे हो कि अगर कोई जीवा केंद्र पे जितना कोण बनाती है सर्कमफ्रेंस पे यानी परिधि पे आधा बनाएगी, या फिर कोई जीवा जितना कोण परिधि पे बना रही है और उसका डबल सेंटर पे बनाएगी, चाहे वो किसी भी तरीके से है। आप देखिए इस वृत्त के अंदर मैं कुछ कुछ बातें लिखूंगा, आपको समझनी है ध्यान से। ये एक वृत्त है और यहाँ पे ये 2 थीटा बना रही है। कौन बना रही है 2 थीटा, ये मैं बात कर रहा हूं बीसी कॉर्ड की। तो ये ए पे कितना कोण बनाएगी, ए पे ये थीटा बनाएगी ऐसे। कई बच्चे ऐसे तो समझते हैं, लेकिन जब चित्र ऐसे बन जाता है तब नहीं समझ पाते। लाइक अगर मैं ऐसे कहूं ऐसे कितना बनाएगी, तो ऐसे भी थीटा बनाएगी। अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे यहाँ पे कितना बनाएगी, तो यहाँ पर भी थीटा बनाएगी। कोई भी कॉर्ड दुनिया की उसी सेगमेंट में अगर सेंटर पे 2 थीटा बना रही है तो सेम सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पे थीटा बनाएगी, पहली चीज। ये सबको समझ आई बात। दूसरी बात क्या है, एनी कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सर्कमफ्रेंस इन द सेम सेगमेंट। जैसे अब आप ये देख रहे हो, एक चीज आपने यहीं पे देखी कि ये जो कॉर्ड थी बीसी, ये यहाँ भी थीटा बना रही है, यहाँ भी थीटा बना रही है, यहाँ भी थीटा बना रही है। क्यों बना रही है भाई, क्योंकि सेंटर पे तो ये एक ही एंगल बनाएगी 2 थीटा, और ऊपर हर जगह उसका आधा होगा थीटा। तो अगर मैं ये 2 थीटा छुपा भी लूं तो ये कह सकता हूं कि एक कॉर्ड कोई बीसी है, वो एक सेगमेंट में हर एक बिंदु पे इक्वल एंगल बनाती है। यहां भी थीटा बना रही है ये कॉर्ड यहां भी थीटा बना रही है, ये कॉर्ड यहां भी थीटा बना रही है। बात खत्म। एक कॉर्ड बीसी एक ही सेगमेंट में हर एक बिंदु पे सेम एंगल बनाती है। ये दोनों बातें समझ आई सबको? ऐसा कोई बच्चा जिसको दोनों में से कोई बात ना समझ आई हो, बताइए। ये एक चीज देखेंगे, एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। इसका क्या मतलब होता है, हम सब जानते हैं कि कोई भी कॉर्ड या कोई भी रेखा जो सेंटर से गुजर रही है तो वो सेंटर पे 180 डिग्री का कोण बनाएगी। जब ये सेंटर पे 180 डिग्री का बना रही है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी सरकमफ्रेंस पे।
कहने का मतलब एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री होता है, और अब जरूरी नहीं है यहीं पे बनाएगी, अगर मैं थोड़ा इधर खींच दूं भाई तो भी ये 90 डिग्री बनाएगी, थोड़ा इधर खींचने पे भी 90 डिग्री बनाएगी। एंगल इन सेमी सर्किल हमेशा 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि जो हम एंगल इन सेमी सर्किल की बात कर रहे हैं बेसिकली वो डायमीटर बना रहा है, और डायमीटर खुद सेंटर पे 180 बनाता है, तो ऊपर सरकमफ्रेंस पे उसका आधा 90 बनाएगा। बड़ी सिंपल सी बात थी। अब बात आती है ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को समझने के लिए पहले थोड़ा सा ज्ञान लेने की जरूरत है कि टेंजेंट मैंने अभी आपको बताई थी। मैंने कहा था कि भाई एक टेंजेंट होती है, टेंजेंट का काम है कि वो वृत्त को एक ही पॉइंट पे काटती है, छूते हुए निकल जाती है। ठीक है, जब हम सेंटर से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। अच्छा, क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसी कॉर्ड है जिसकी कोई लंबाई नहीं है, और कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर है, आधी इधर तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। तो कोई भी जीवा या कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु से गुजरती है उसको टेंजेंट कहते हैं, और जब उस टेंजेंट जहां पे वो टच कर रही है उस बिंदु को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। इतनी सी बात आपने समझ ली, 90 डिग्री वाले कोण की बात समझ ली। अब थोड़ा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे चलते हैं। क्या है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? कहती है कि अगर आपने यहां थीटा एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल, तब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये प्रूव हो जाता है। आप देखिए कि मैं ओ लिखता हूं यहां और ओ को इससे मिलाता हूं, तो आप कहेंगे ये पूरा एंगल 90 होगा, तो बचा हुआ कितना होगा? ये आप कहेंगे 90 माइनस थीटा होगा या नहीं? 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि पूरा 90 होगा, अभी हमने यहाँ दिखाया है। अब मैंने कहा कि ये रेडियस है तो इक्वल होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। क्या आप 180 में से घटा के ये एंगल निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी ये 2 थीटा आ जाएगा 180 में से। कैसे निकाला है बता देता हूँ। 180 में से 90 माइनस थीटा घटाया है और फिर एक और बार 90 माइनस थीटा घटाया तो 2 थीटा आ गया। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि अगर यहाँ 2 थीटा बना रही है ये कॉर्ड, तो सेंटर पे 2 थीटा बनाने के बाद सरकमफ्रेंस पे थीटा बनाएगी। बोलो बनाएगी या नहीं बनाएगी? सरकमफ्रेंस पे थीटा आधा बनाएगी। तो हमने यही जाना कि अगर यहाँ ये थीटा बन रहा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। यही क्या है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। पीछे दिखाऊंगा, पहले जो मैंने प्रूफ किया इस चीज को नोट कर लीजिए अच्छे से। देखो भाई, अब यही मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये अगर टेंजेंट है, कलर ले लेता हूँ, ये अगर टेंजेंट है और ये थीटा बन गया तो फिर ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अगर मैं थोड़ा और खिसका के इधर बना लेता हूं तो आप इसको थीटा ऐसे भी कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो कि एक सिंगल कॉर्ड है वो एक सेगमेंट में इक्वल एंगल बनाएगी, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। इसे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल भी करेंगे थोड़ी देर में। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, कि मतलब थ्योरम्स कम पढ़ते हैं, वरना आप याद नहीं रख पाएंगे इतना कुछ। सीधे सवालों पे आते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बहुत है, सवाल करना जरूरी है। और कुछ मैं प्रीवियस ईयर सवाल भी आपसे पूछूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल चीजें पूछूंगा। जो इस साल पेपर में आई हैं, कभी भी पेपर में आई हैं, उस तरीके की चीजें पूछूंगा। ये देख लो, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में AC और BD दो जीवाएं हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में AB व्यास है, AC और BD दो जीवाएं हैं, AC और BD दो जीवाएं जो E पर मिलती हैं। यदि AEB बराबर 36 डिग्री है, AEB 36 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है DOC का मान बताओ क्या। बड़ा प्यारा सवाल है। बताएगा कोई आप में से DOC का मान क्या होगा? O सेंटर है, O सेंटर है, और DOC पूछ रहा है, DOC। देखिए, अब पता है कई बार क्या होता है ऐसे सवाल में, जैसे मैंने वैल्यू पुटिंग आपको सिखाई थी जब आपने मेरे से ज्योमेट्री स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिया कि BE और AE बराबर है। नहीं भी दिया तो मैं अपनी मर्जी से मान सकता हूँ बराबर, कोई रोकने वाला आज तक संसार में पैदा नहीं हुआ।
तो मैंने इन दोनों को बराबर मानते हुए कह दिया कि ये एंगल 72 है तो ये भी 72 होगा। 72 72 144 36 180। बस मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन। ऐसा ना हो कि कंडीशन ही फुलफिल ना हो रही हो। कंडीशन क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। मैंने कहा ये रेडियस है, ये बराबर होगी तो ये भी 72 होगा। तो आपने कहा 72 72 144, तब ये 36 का एंगल आ गया और ये भी 36 का आ गया। सिमिलरली ये भी 36 का आ गया, ये भी 36 72। तो फिर ये कितना बच गया? आप कहेंगे 180 में से ये 72 घटा दीजिए तो ये 108 बच गया। इस सवाल को करने का इससे आसान कोई और तरीका नहीं हो सकता। मैं हमेशा वैल्यू पुटिंग कर लेता हूं। मैं चाहता तो एक एंगल को 0 मान के भी कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं चाहता तो अल्फा और बीटा मान के भी कर सकता था, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं इसको अल्फा लेता तो ये भी अल्फा, इसको बीटा लेता तो भी बीटा। लेकिन अल्फा बीटा से क्या होता, इक्वेशन बड़ी बन जाती, टाइम लगता। इक्वेशन बड़ी बन जाती, टाइम लगता, लेकिन अभी नहीं लगा टाइम। अभी हमने बहुत आसानी से कर दिया। वैल्यू पुटिंग के अलावा सेकंड मेथड बता दीजिए। सेकंड मेथड कुछ नहीं है, बस एंगल को अल्फा अल्फा मानना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस एंगल को अल्फा मान लिया, ये भी अल्फा मान लिया, ये 36 है। ये बीटा मान लिया, ये भी बीटा हो जाएगा। तो ये 180 माइनस 2 अल्फा आएगा, ये 180 माइनस 2 बीटा आएगा। तो ये कितना बचेगा 180 में से घटाने पर? 180 में से घटाऊंगा तो 180 एक तो घट जाएगा, ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर खुद 180 माइनस 36 है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये कितनी आ रही है वैल्यू 144। तो 144 दूनी कितना होगा 288 में से 180 घट जाएगा तो कितना आएगा 108। कैलकुलेशन बहुत गंदी होगी, इसीलिए मैंने कहा कि वैल्यू पुटिंग बहुत अच्छा है इसके अंदर। अगर कोई बच्चा वैल्यू पुटिंग लगा लेता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। PRQ पूछ रहा है। PRQ में इस तरीके से लाइन बना लीजिए जो नहीं बनी है, तभी निकाल पाएंगे। अभी तक जितना पढ़ाया है, चाहे वो ट्राइंगल में पढ़ा है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा है, किसी में भी पढ़ा है, उसके आधार पे ही सवाल पूछ रहा हूँ। इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। देखो भाई, इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको ऊपर मिला लें, मिला सकते हैं। तब आप कहेंगे कि जी ये अगर 54 है तो ऊपर वाला एंगल 27 होगा, आधा होगा। और मैं ये कह रहा हूँ आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, तो क्या मैं इस एंगल को 180 माइनस 27 कह सकता हूँ, यानी 153 डिग्री। है ऑप्शन में? जी है, डी ऑप्शन। बोलो। सारे सवाल 2022 में पूछे गए हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इन सवालों को करेंगे, जितना अभी तक पढ़ाया उसी कंसेप्ट पे। देखिए, केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। वृत्त पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा AB को OD बिंदु C पर समद्विभाजित करती है। CD की लंबाई बताइए। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 है, O सेंटर है, ठीक है। D is a point on the circle such that a 24 centimeter long chord AB is bisected by OD. OD C पे बाइसेक्ट करती है AB कॉर्ड। आपको पता है अगर बाइसेक्ट करती है तभी 90 डिग्री का एंगल होगा या नहीं होगा? फाइंड द लेंथ ऑफ CD आपसे पूछ रहा है। गजब सवाल, लेंथ ऑफ CD आपसे पूछ रहा है, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अब जैसे CD पूछ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि OD में से अगर मैं OC निकाल देता हूं तो बात बन जाएगी। और OD बेसिकली रेडियस ही है, जो हमें कितनी दे रखी है 15। अब रेडियस 15 है, समझना बात को, रेडियस 15 है और ये कॉर्ड कितनी थी 24, बाइसेक्ट हो रही है 12। तो क्या ये निकाल पाएंगे ये? तो आप कहेंगे 12 ये 15, तो ये कितनी आ जाएगी 9। 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। ये 9 मैंने कैसे निकाला है? वैसे अंडर रूट पाइथागोरस लगाइए, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 81। तो ये कितना आ गया जी 9, ये आ गया 9। अब मुझे ये निकालना था OD माइनस OC, तो 15 में से मैंने 9 घटा दिया, उत्तर कितना आया 6। ये उत्तर है। किस किस का उत्तर आ रहा था भाई?
इसने ये कहा था कि ये कॉर्ड ए बी है और ओ सेंटर से एक बिंदु डी इस प्रकार है कि जो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ए बी अगर 24 है तो ये 12-12 के दो पार्ट होंगे। ये रेडियस 15 थी, ये 12 थी, पाइथागोरस से ये 9 आ जाएगी, 9 12 15। हमसे सी डी पूछ रहा था, ओ से यहाँ तक की दूरी भी रेडियस होगी जो 15 है। 15 में से हमने ये 9 घटा दिया तो उत्तर कितना आ गया? 6, नो डाउट। ये देखिए सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है, जल्दी से बताएंगे उत्तर। एक वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। जीवा ए बी और सी डी पी पर एक दूसरे को काटती हैं। ए बी और सी डी पी पर एक दूसरे को काटती हैं, ए बी और सी डी। ए ओ डी 32 डिग्री है, गंदा सा सवाल है। ए ओ डी 32 डिग्री है और सी ओ बी 26 डिग्री है। एपीडी का मान पूछ रहा है, ये 26 डिग्री है। गजब। एपीडी पूछ रहा है, मुझे लगता है अंदर काटेंगे क्योंकि बाहर नहीं काटेंगे, बाहर काटने पे ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होंगी। एपीडी का माप किस किस के बीच में है ये पूछ रहा है। वैसे एपीडी का जो माप होता है वो हाफ ऑफ 32 प्लस 26 होगा। कैसे होगा वो देख लीजिए, अभी मैं बताऊंगा। 6 और 2 8, 3 और 2 5, 58 को 2 से भाग देंगे, 29 डिग्री। और 29 किसके बीच है? ए। ये आंसर आएगा। वो बाहर नहीं काटेंगे क्योंकि बाहर काटने पे ये 32 नहीं हो सकता, इतना बड़ा एंगल है। और जब ना दिया हो कि कहाँ काटेंगे तो हम अंदर ही कटवाएंगे, जब तक बोले ना कि बाहर काट रही है। ठीक है, तो एक कॉर्ड थी ए बी और एक कॉर्ड है सी डी। यही है भाई, ए बी सी डी पी पर कट कर रही है भाई। अब ध्यान से देखो क्यों मैंने लिखा, वो शॉर्टकट मैंने क्यों बताया, ध्यान से समझना। ए ओ डी पूछ दिया हुआ है, ए ओ डी, ए ओ डी। अभी भी बड़ा गंदा सा चित्र बन रहा है, थोड़ा सा तो हमें और इस चित्र को ठीक करना था, क्योंकि वो लगना भी चाहिए 32 ना, फिर लगेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा, समझ रहे हैं। जैसे मैंने इसको ए लिखा है, इसको बी, और ए ओ डी बनाना है मुझे 32। ऐसे कटवा देते हैं सी डी को, ये लो सी डी, ये पॉइंट है ओ। ठीक है, अब देखो, अब मजा आएगा। अब इन्होंने खुद कहा है कि जो ए ओ डी एंगल है, ए ओ डी वो कितना है? 32 डिग्री है, 32 डिग्री है। ठीक है, और जो सी ओ बी एंगल है वो 26 डिग्री है। इसको अलग कलम से बनाता हूं समझाने के लिए। सी ओ बी कितना है? अभी चित्र समझ आ रहा है सबको? पहले बताओ, चित्र समझ आ रहा है यहाँ पे सबको? मैंने कहा कि एक कॉर्ड ए बी थी, एक कॉर्ड सी डी थी, और ये आपस में एक दूसरे को पी पर काट रही थी। मैंने देखा कि एंगल दिखना भी चाहिए, ऐसा ना हो कि एंगल तो ऐसे बना हुआ है और हम इसको 32 डिग्री कह रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी, वो चित्र उत्तर भी गलत आएगा और चित्र भी वाजिब नहीं है। वाजिब अब है ए ओ बी 32 लग भी रहा है, सी ओ बी 26 लग भी रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में बताओ? एपीडी पूछ रहा है, ये एंगल यही पूछ रहा है भाई। देखो ध्यान से समझना, मैंने कहा अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो एक बात तो तय है कि अगर ये एडी कॉर्ड सेंटर पे 32 बना रही है, एडी कॉर्ड, तो यहाँ पे ये 16 बनाएगी, 32/2 बनाएगी। अगली चीज मैंने कही कि ये बीसी कॉर्ड यहाँ पे 26 बना रही है, तो यहाँ 26 का आधा 13 बनाएगी। बोलो, मैंने कहा ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल का, ए इसका और इसका, तो आपने कहा 16 और 13 का सम आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है तो कितना उत्तर आ जाएगा? 29। यही उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है और ये सवाल हजारों बार आ चुका है पेपर में, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब मुझे ये मालूम चल जाता है कि दो कॉर्ड कट कर रही हैं और उनके द्वारा सेंटर पे बना एंगल भी दे दिया जाए 32 और 26, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हाफ ऑफ सम ऑफ बोथ एंगल 29 ही आ रहा है। आपने देखा यहाँ पे 32 का आधा हुआ 16, यहाँ 26 का आधा हुआ 13, दोनों मिला के 29 उत्तर आ गया। अगर आगे कभी ऐसा सवाल आएगा तो याद रख पाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आप समझ गए अच्छे से और 2019 मेंस में आया, कमाल की बात रही है। ये सवाल जो बच्चा बताएगा मैं समझता हूँ कि उसको, देखो भाई मैं ये कह रहा था कि बी ए एक टेंजेंट है और बी ए क्यू 110 डिग्री है, ए पी क्यू का मान पूछ रहा है आपसे, बस इतनी सी बात इन्होंने की है। ठीक है, बी ए क्यू, मैं ये कह रहा हूँ एक छोटी सी बात आप मुझे बताना, ये ओ सेंटर है और ये डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री होगा, 90 होगा। और अगर बी ए क्यू 110 है तो ये 20 डिग्री होगा बचा हुआ। मैं ये जानता हूं कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। सवाल में शायद यही पूछा है, अगर ये ना पूछा है तो 90 और 20 110, ये बचा हुआ 70 होगा। तो ये पूछा है तो एपी क्यू 70। क्या सवाल करने में मुश्किल हुई? इसको पढ़ाया था ना मैंने बताया आपको कि अगर ये डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है तो ये एंगल 90 है, पूरा एंगल 110 तो ये 20, अगर ये 20 तो ये भी 20। आप चाहते तो ये भी 70 निकाल के यहाँ के ही आप कह सकते थे ये 70 होगा, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट हमने यही बताई आपको कि अगर ये टेंजेंट है और अगर ये 20 है तो ये वाला 20 होगा, और ये अगर 70 है तो ये वाला 70। ये याद रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों। ये सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से उत्तर बताएंगे। देखो ये कह रहा ओ वृत्त का केंद्र है ओ ए बी और ओ बी ए 110 है, तो सी ए बी प्लस सी बी ए बताना। देख बड़ा सिंपल है। एक बात बताइए, आपने ओ ए बी और ओ बी ए का सम 110 कह दिया तो ये कितना हो गया? बचा 70 बच गया। ये अगर 70 है तो फिर ये कितना बच गया? 35 हो गया। अब आपसे इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 माइनस 35 बराबर 145। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? मुझे बताओ। मैंने कहा कि ये 70 है और ये 35 हो गया। अब अगर ये 70 कैसे आया था? क्योंकि इसका और इसका सम 110 था तो 180 में से घटा के 70 आ गया। ये 35 कैसे आया? क्योंकि ए बी कोड सेंटर पे 70 बना रही है तो यहाँ 35 बनाई गया था। यहाँ अगर 35 है तो इन दोनों का सम कितना बचा? 180 में से घटा के निकाल दिया, बात खत्म। ठीक है, 145। ये सवाल देख लो। दिए गए आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है ओ ए बी बराबर 40 डिग्री है, ओ ए बी बराबर 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है भाई। ए बी सी 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। तो बी सी ओ का मान ज्ञात करिए। बी सी ओ, बी सी ओ का मान पूछ रहा है। वाह, देखिए बड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल है, कुछ है नहीं सवाल के अंदर, दम नहीं है बिल्कुल भी। ये अगर 100 है तो ये ऊपर 200 होगा, ऊपर डबल होगा, ये 100 तो ये 200, ये 200 तो ये 160 बचेगा। अब ये 160 है और टोटल 360 होता है, तो 160 घटाया बचा 200, 200 में 100 घटा दिया बचा 100, 100 में से 40 घटा दिया 60 डिग्री उत्तर आ गया। अब आप जोड़ लो, इन चारों का सम 360 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटल के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। ये सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल 11 अप्रैल 2022 के सवाल पूछा गया, फटाफट से उत्तर बताएं। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है ओ। ए पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, ए पर स्पर्श रेखा खींचती हमने, ये लो। सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे बीसी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से बिंदु को पी पर मिलता है, ये पी पर मिलता है सी। एपीसी बराबर 62 डिग्री है, एपीसी ये एंगल 62 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है लघु चाप एसी का माप ज्ञात कीजिए, द फाइंड द मेजर ऑफ द माइनर आर्क एसी। एसी कितना एंगल सेंटर पे बना रहा है ये बताना है, एसी आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाना है ये बताना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है बनाना, बताना। मैं कह रहा हूं ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट है, 90 और 62, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे? तो आप कहेंगे जी ये यहाँ पे बच जाएगा 90 और 62, 90 में से 62 गए तो 28 बच जाएगा। अब ये 28 है, अब ये जो कॉर्ड है ये यहाँ पे 28 बना रही है, तो यहाँ पे कितना बनाएगी? 56।
56 आंसर आ जाए। कुछ था क्या इस सवाल के अंदर, बताओ मुझे। कुछ भी अगर आपको 1% भी लगाओ कि जो बताया उससे बाहर कुछ पूछ लिया, नहीं। मैंने कहा ये 90 डिग्री है, ये 62 है, तो ये 28 बच गया। आप चाहते तो आपको पता है कि ये टेंजेंट वो रेडियस है, तो ये भी 28 हो जाता, और फिर आप कह देते 28 28 56 एक्सटीरियर हो जाएगा। ये भी तरीका था 56 निकालने का। ये सवाल देखो, जितने ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। देखो भाई, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर टी पर मिलते। ओ केंद्र है वृत्त का, पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर पी क्यू वृत्त का व्यास है, ये भी दिया हुआ है, पूरा पढ़ लिया, अच्छा हुआ मैंने। पी क्यू वृत्त का व्यास है ओ। ये वही सवाल है जो भी आपने पीछे देखा था एक सवाल। तो अब देखो मैं आपको याद ही करा दूंगा, ज्यादा अच्छा होगा कि जब ये एंगल दिया हो थीटा और आपसे पी आर और क्यू एस और आपसे पी टी क्यू पूछ रहा है, कहां पर मिलता है ये पी टी क्यू पूछ रहा है, और आपको दिया क्या है सवाल में, आर ओ एस। तो आपने देखा था कि ये एंगल जो होता था वो 90 प्लस थीटा बाई 2 होता था, यही पढ़ा था हमने पीछे। तो मैं ये कह सकता हूं कि 90 प्लस थीटा बाई 2 अगर 42 के बराबर है, तो थीटा यहां से कितना आ जाएगा भाई, ये तो गलत दिया हुआ है, आर ओ एस 42 है, 90 माइनस थीटा बाई 2 आ रहा था, 36 था ना, 108 उत्तर आ रहा था। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर टी पर मिलती हैं। पी क्यू वृत्त का व्यास है, आर ओ एस 42 दे रखा है, पी टी क्यू का मान पूछ रहा है, ये आ रहा था यार 42। बच्चे बता, मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ज्यादा अच्छा है। पी आर ये 42 डिग्री है। आपको तो पता ही है, अभी हमने जैसे निकाला था कि हम इक्वल मान ले रहे थे, तो अगर मैं 180 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 180 में से 42 घटाऊंगा, 180 माइनस 42 घटाया मैंने, कितना बचा, 50 घटा लो, 138। इसको मैंने डिवाइड बाई 2 किया, तो 2 निम्मा 2 छिक्के 12, 2 निम्मा 18, ये 69 आ गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ दोनों एंगल 69 के मैंने मान लिए। अब आपको पता है कि ये 69 के माने हैं, तो ये कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे जी ये आ जाएंगे, ये 69 है और ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस हैं, तो 180 माइनस 69 बाई 2 आ जाएगा। ये सेम ये भी आ जाएगा 180 माइनस 69 बाई 2। अब मुझे ये निकालना है, तो मैं कहूँगा 180 में से मैंने घटा दिया क्या क्या, 180 माइनस 69 का ट्वाइस घटा दिया मैंने, तो ये कितना बच रहा है 180 में से घटाने पर, तब भी यार गलत ही आ रहा है उत्तर, तो 360 प्लस 69 है। मैंने इक्वल मान लिया, मैं तो इक्वल मान के करता हूँ इन सवालों को, तो मैंने इक्वल मान लिया, तो वो 69 आ गया। फिर मैंने कहा ये 69 है, तो ये 180 माइनस, अच्छा 180 बटा 2 है ना, पूरा 2 है, सही तो बटा 2 है, बटा 2 है, तो बटा 2 करूंगा तो अब सही तो है, 69 ही आ रहा है। बड़ा अच्छा सवाल था, बट मैंने ऐसा पीछे करा दिया था आपको। अब क्या होगा, 180 से 180 कट जाएगा, तो 69 बचेगा। एक बार आर एस को मिला के बताता हूँ, ये तो क्यू आर को मिला के तो नहीं होगा, बट आर एस को मिला के हो सकता है, कैसे, ध्यान से देखना, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। देखो, इक्वल मानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना ध्यान से भाई। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आर एस को मिला दिया, मिला सकता हूँ, कोई किसी को भी मिला सकता है, मिलाना कोई इतना गलत नहीं है, मिला सकते हैं लोग अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से। मैंने इसको इससे मिला दिया, तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे 42 बना रही है, तो यहाँ 21 बनाएगी, बोलो बनाएगी या नहीं 21। आपको पता है कि डायमीटर था, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्किल 90 है। अगर ये 90 है और ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है और ये 21 है, तो मैं 90 में से 21 घटा सकता हूँ, क्योंकि इसका और इसका सम 90 होगा, तो कितना आ जाएगा 69 डिग्री। पीछे वाले सवाल में भी ये तरीका लगा सकते हैं, अच्छा सवाल था ये, सवाल देख लीजिए, सीजीएल में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो भाई, एम एन ओ केंद्र वृत्त के ए पर स्पर्श रेखा है, बी सी व्यास है, ए बी सी 42 है, ये 42 डिग्री है, ये 42 डिग्री है, ठीक है।
अब एम ए बी का मान पूछ रहा है। देखिए बड़ा सिंपल है, जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, और ये मुझे पता है कितना है 90, और 90 में से 42 घटाऊंगा 50 तो ये 48 आ जाएगा। 48 ये 48 तो ये भी 48 ही आंसर आ जाएगा। सबका आ रहा है ऑलमोस्ट। चलिए कुछ और प्रॉपर्टी भी सीखते हैं और प्रॉपर्टी एटलीस्ट खत्म करते हैं, ताकि जब आगे क्लास में मिलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कुछ नई नई चीज़ों के साथ। जैसे देखिए कॉर्ड ना चाहे तो इस तरीके से कट हो जाए, चाहे इस तरीके से कट हो जाए। पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी आपस में बराबर होता है। इसका एक जगह प्रूफ बता देता हूँ। जैसे कि ये एंगल अल्फा है, तो आपको पता है ये वाला भी अल्फा होगा। ये अगर बीटा है सेम कॉर्ड से तो ये भी बीटा होगा। ये दोनों बराबर हैं। तो क्या मैं ये कह सकता था मित्र कि पीडीए ट्राइंगल सिमिलर होगा, पीडीए सिमिलर होगा पीबीसी के, पीबीसी के सिमिलर होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा बताओ? होगा सिमिलर। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो अल्फा के सामने की भुजा पी ए कितना होगा भाई? ये अल्फा के सामने पी ए, उधर अल्फा के सामने पी सी, बराबर बीटा के सामने पी डी, इधर बीटा के सामने पी बी। तो आपने देखा पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। तो चाहे तो बाहर कट करें चाहे अंदर कट करें, बात एक ही है। और अगर कट ना भी करें, केवल टच हो जाए पीटी पे, टच हो गई इसका मतलब पीटी इंटू पीटी, तो इसको हम क्या कह देते हैं? पीटी स्क्वायर। पीटी स्क्वायर पीसी इंटू पीडी के भी बराबर होगी, पीए इंटू पीबी के भी बराबर होगी। बात खत्म। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।